कैफ टू लेक्चर नंबर अबू बकर 64 है। कोई नोट कर लिया करे रजिस्टर में, हाथ खड़ा करके बता दे। कोई एक बंदा नोट कर लिया करे डेली नंबर, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। चलें खैर है। क्वेश्चन नंबर 44 पेज 168 निकालें। क्वेश्चन 37 मोहतरम आपने बताना है कि एक्सप्लेन द टर्म डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स क्या है? एज रेफर टू इन खालाजी ऑर्डिनेंस 2001। बताएं जी डिस्पोजल क्या है। 5 नंबर का सवाल आया है, डिस्पोजल क्या है? जी मोहतरम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कुछ लोग। पेज 153 के ऊपर पॉइंट 1 2 3 3A 4 1 से 4 तक सारे पॉइंट्स लिखने थे। दैट इज डिस्पोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 द डिस्पोजल हैज अ वाइडर कोनोटेशन यानी मीनिंग। डिस्पोजल के वाइडर मीनिंग है देन सेल, यानी सेल से ये बहुत आगे की चीज है। बिकॉज इट इंक्लूड्स एक्सचेंज, इसमें एक्सचेंज भी आ जाती है, इसमें रिलिंक्विशमेंट भी आ जाती है, इसमें एक्सटिंग्विशमेंट भी आ जाती है। लिस्ट ऑफ सिचुएशंस जब एक एसेट बंदा ओन कर रहा हो और समझ लिया जाए कि वो बिक गया है। वो सिचुएशंस बताएं कि बंदा एसेट ओन कर रहा हो और समझ लिया जाए वो बिक गया है। वही सारी बातें इसमें 2 लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किए थे जो हमने क्लास में इस्तेमाल नहीं किए थे, एक्सटिंग्विशमेंट और रिलिंक्विशमेंट, जिसको हमें पढ़ के थोड़ा लिंक्विश हो रहे थे। तो ये फास्ट कैंसिलेशन के मानी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन खोदा पहाड़ था, अंदर से निकला चूहा ही था। कि डिस्पोजल का मतलब बताना है। ओके अंडर द प्रीमियम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस व्हाट वुड द कॉस्ट, व्हाट वुड बी द कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगी एसेट की। क्वेश्चन 34 इसमें पॉइंट डी पढ़ा रहा हूं आपको। राही ने फर्नेस कंस्ट्रक्ट की है अपनी फैक्ट्री के लिए जो करंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में है। अच्छा जी पॉइंट डी राही कंस्ट्रक्टेड अ फर्नेस फॉर हिज फैक्ट्री इन करंगी इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये सेक्शन 76 जो कल हमने पढ़ा था उसमें देखें पॉइंट 4 है। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोड्यूस्ड और कंस्ट्रक्टेड एसेट शैल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और कंस्ट्रक्टिंग द एसेट प्लस एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर टू ऑल्टर और इंप्रूव। कंस्ट्रक्ट का लफ्ज़ लिखा है ना, तो राही कंस्ट्रक्टेड अ फर्नेस, खुद चीज बना रहा है, बनाया खरीद रहा है या खुद बना रहा है। और सेक्शन की हेडिंग भी यहां से पता चली थी, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालना किस सेक्शन की रोशनी में सीखा था? सेक्शन 76। अच्छा कल मुझे आप याद कराइएगा, पता नहीं याद तो आप कराते नहीं तो जब मैं कह दूं ये हमने क्वेश्चन करना है 32, दूसरी क्लास को करा दिया था। कल मुझे याद कराइएगा क्वेश्चन 32 करना है। कौन याद करा देगा? अच्छा ओके। अच्छा अब आप मुझे वो निकाल दें इसके अंदर वाला सवाल। अच्छा यार न्यूमेरिकल के लिए जो मोटे मोटे रूल हैं वो जरा सुन लें आप क्या हैं बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। पेज नंबर अगर 201 आप अपने सामने रखें, ये मैं यहां से भी दिखा देता हूं आपको। तो रूल कुछ ऐसे हैं, ये 4 मोटी मोटी बातें हैं, ये आपने बस याद रखनी है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सब पता है आपको, सुनते रहें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन और अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये तीनों उल्टाकर यानी ऐड कर टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस और टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट माइनस करने होते हैं। आई रिपीट, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये तीनों उल्टाकर यानी ऐड कर लेस करने होते हैं आपने टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स अमोर्टाइजेशन, टैक्स इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल। और पहली बात में ही अगली बात, अगर एसेट लीज पे लिया हुआ है तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट
उल्टाकर आपने टैक्स वालों की नजर में रेंटल माइनस करने, इस बात को मैंने कहा रटा मार लें क्योंकि आपने लीज पढ़ी नहीं हुई। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाकर आपने रेंटल माइनस करने हैं। तो ये मेरा पहला रूल मुकम्मल हो गया। कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, कौन सी लेस करनी है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट एंड इंटरेस्ट ऑन लीज्ड एसेट। ये सारी चीजें उल्टानी है, यानी ऐड करनी है हमेशा न्यूमेरिकल में। और इनकी जगह लेस क्या करना है? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, टैक्स वालों का इनिशियल डाउन, टैक्स वालों के लीज रेंटल, ये आपने चीजें माइनस करनी है। और टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। और दूसरा मोटा रूल, अकाउंटिंग गेन्स उल्टाकर टैक्स गेन्स ऐड करने हैं। अकाउंटिंग गेन्स लेस कर टैक्स गेन्स ऐड करने हैं। अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट और अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी लेस कर टैक्स वालों का गेन ऑन फिक्स्ड एसेट और टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी ऐड करनी है। अगले ये दो बातें होंगी। तीसरी बात, वो खर्चे जो अकाउंटिंग वाले माइनस कर चुके होते हैं और टैक्स वाले कहते हैं माइनस ना करो, जैसे फाइन, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इनको चुप करके न्यूमेरिकल में आपने ऐड कर देना है। और वो खर्चे जो अकाउंटिंग वाले माइनस कर चुके होते हैं और टैक्स वाले कहते हैं अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया है, उनको आप इग्नोर कर देना। इनको अलाउड खर्चे कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अलाउड। तो मोटे मोटे चार रूल्स हैं, मोटे मोटे ये चार रूल्स हैं। क्या? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह उल्टाना है, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स अमोर्टाइजेशन और टैक्स इनिशियल अलाउंस और टैक्स लॉस माइनस करना है। और ये सारी बातें यहां नहीं लिखी हुई पेज के ऊपर, पता नहीं आपको तो क्या देखी जा रही हैं। और इसी तरह अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन लीज और इंटरेस्ट ऑन लीज ऐड करने और टैक्स वालों की नजर में रेंटल माइनस करने हैं। अकाउंटिंग गेन और अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी लेस करके टैक्स गेन और टैक्स बैड डेट रिकवरी ऐड करनी है। जो खर्चे अलाउड है उन्हें इग्नोर कर देना और जो नॉट अलाउड है उन्हें, बस ये मोटे मोटे तीन चार रूल हैं। फीलिंग कंफर्टेबल ना? ओके। पेज नंबर 202। ओके। अच्छा जी, सेल आ रही है। सेल के बाद इसके बिजनेस के कुछ खर्चे आ रहे हैं। सेल आ रही है, सेल के बाद इसके बिजनेस के कुछ खर्चे आ रहे हैं। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कुछ चीजें न्यूमेरिकल के फेस से पता चल जाया करेंगी, कुछ के लिए आपको अदर इंफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। कुछ चीजें चेहरों से पता चल जाएंगी, कुछ के लिए दिल खंगालना पड़ेगा। तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सैलरीज, कोई मसला नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट। ओन्ड एसेट होते हैं जो आपने खरीदे हुए हैं। तो जो खरीदे हुए एसेट्स हैं ना, इनको आप डेप्रिशिएट जो किया होगा ना, ये अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक किया होगा। इसको हमने उल्टा देना है और इसको उल्टा के टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस माइनस करना है। जो मोटे मोटे चार रूल बताए थे उसमें पहली बात मैंने ये की थी। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट उल्टा देना है आपने लीज वालों के केस में। और इसकी जगह आपने रेंटल डिडक्ट कर लेने हैं। इसकी जगह अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट लीज एसेट का माइनस हो चुका होता है, आपको नजर भी आ रहा है माइनस होता है, इसको उल्टा देना है और इसकी जगह रेंटल डिडक्ट कर लेने हैं। अकाउंटिंग लॉस उल्टा देना है। इसकी जगह टैक्स वालों का हो सकता है लॉस आए, टैक्स वालों का हो सकता है गेन आए। ट्रैवल एक्सपेंसेस सारे पे हुए हैं कैश में। तो जब ट्रैवल एक्सपेंसेस कैश में पे हुए हैं, तो अगर हम जाकर सेक्शन 21 का एल देखें तो सेक्शन 21 के एल के अंदर यह गुंजाइश अवेलेबल है कि आप बिजली के बिल और ट्रैवल वगैरह कैश में पे कर सकते हैं, इसलिए इसके कैश में पे होने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये अलाउड है ट्रैवल एक्सपेंसेस। हम इन खर्चों को इग्नोर इसलिए करेंगे 150 को कि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर लिए हुए, टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया, इसे कुछ भी नहीं करेंगे हम। अदर एक्सपेंसेस की डिटेल मुझे अवेलेबल नहीं है, डिटेल अवेलेबल शायद अदर इंफॉर्मेशन में है।
एडवांस में आपने इनकम टैक्स जमा करवा दिया। याद रखिएगा, इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है। सेक्शन 21 के ए में हमने पढ़ा था कि ये नॉट अलाउड है। इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है। 21 के ए में हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। एनी सेस रेट और टैक्स पेड बाय द बिजनेसमैन ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स, दैट इज इनकम टैक्स, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो एडवांस में आपने इनकम टैक्स पे कर दिया है, ये इधर तो माइनस नहीं होना चाहिए था। इसको फिलहाल तो मैं नॉट अलाउड कहूंगा, लेकिन एक जगह इसको मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा, वो होगी जब न्यूमेरिकल का एंड आएगा, तो इस अमाउंट को इसलिए माइनस कर देंगे कि ये टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है। अगर आप न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जहन में लेके आए तो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के अंदर आपको एक चीज मिलेगी, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब बिजनेस इनकम निकाल रहे हो तो खर्चे के तौर पे इनकम टैक्स माइनस करना यह गलत है। जो कि हो गया हुआ खर्चे के तौर पे माइनस, ये गलत है। एज अ डिडक्शन ये नॉट अलाउड है। लेकिन इन द एंड जब न्यूमेरिकल खत्म कर रहे होंगे तो यहां पे माइनस करने की इजाजत है, एडवांस टैक्स पेड ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो गलत जगह माइनस कर दिया अकाउंटेंट ने, बिजनेस के खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। तो फिलहाल इसको हम ऐड कर देंगे, लेकिन इसको रिक्लासिफाई भी करेंगे, यानी याद रखेंगे इसको हमने कहीं और भी माइनस करना है। तो बिजनेस की डिडक्शन है या नहीं किसी की रोशनी में, नहीं, तो ये नॉट अलाउड हो गया। तो नॉट अलाउड होने की वजह से इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अदर इनकम में गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर पड़ा हुआ है, इसे हम उल्टाएंगे और इसकी जगह हम पता नहीं क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो देख लेंगे वक्त आने पर। टैक्स वालों का गेन लॉस निकालेंगे, ये तो अकाउंटिंग वालों का गेन है। अदर इनकम कोई पड़ी हुई है, बस अदर इनकम ही होगी 200 रुपया, 1100 200, बस इसकी टेंशन नहीं है कोई 200 रुपए की। तो जो न्यूमेरिकल के फेस पे चीजें आ रही हैं उन्हें पोस्ट कर देते हैं। तकरीबन कोई 25 लाइनें ऐड के लिए छोड़िएगा, 20-22 लाइनें, और बाकी कोई 8-10 लाइनें लेस के लिए छोड़ दीजिएगा। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जल्दी जल्दी साथ साथ। जी भैया, नेट प्रॉफिट 18416 रुपीज इन 1000। जो चीजें फेस पे नजर आ रही हैं उन्हें उल्टाएंगे अब हम। सैलरीज के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डिडक्शन माइनस हो चुकी है, 230 है भाई। ये दूसरी क्लास में बच्चों को बड़ा मसला आया है, तो ये मैं अब स्केल बार बार यूज नहीं कर रहा, एक ही दफा आपको बता रहा हूं। ये अकाउंटिंग वालों की डिडक्शन कितनी है, 230। इसे उल्टा दें, अकाउंटिंग वालों की डिडक्शन को उल्टा दें, ऐड, और कुछ चीजें हम करेंगे लेस। अकाउंटिंग वालों की डिडक्शन जी 230, इसे ऐड करके टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन और टैक्स वालों का इनिशियल लॉस हम माइनस करेंगे। लेकिन वो अभी हमें अदर इंफॉर्मेशन में जाने की जरूरत नहीं है, वरना हम घूमते ही रहेंगे, इसलिए अदर इंफॉर्मेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इसको उल्टा के जहन में रखें, कुछ रिकॉर्ड करने तो नोट 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 नोट, जल्दी 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 नोट 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 नोट, यहां तक नोट करें। ऊपर न्यूमेरिकल के फेस के लिए ना 4-5 लाइनें छोड़ दें। वर्किंग वन पहले सफे से शुरू कर दें, 4-5 लाइनें छोड़ दें, वो काफी हैं। फेस को इतना बड़ा है ही नहीं, 6-7 छोड़ दें। जो वर्किंग वन अगले सफे से शुरू कर दिया, खैर है, क्या हुआ। ओके, अगला काम बताएंगे। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट कितनी है, 60। इसको क्या करें, उल्टा दें, उल्टा दें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन लीज एसेट पे उल्टा दें। लेकिन एक बार याद रखिएगा, लीज एसेट पे दो चीजें उल्टानी होती हैं। ये तो ओन्ड थे ना, हमने बाजार से पैसे देके खरीदे थे, ये कौन से वाले हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लीज वालों पे उल्टा दें जी 60। और एक और चीज आपने उल्टानी होती है, अकाउंटिंग वाले लीज वालों पे इंटरेस्ट भी माइनस कर चुके होते हैं, तो इंटरेस्ट भी उल्टा दें। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा दें। इंटरेस्ट कितने, इंटरेस्ट 40। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाएंगे और उल्टा के माइनस क्या करेंगे, रेंटल।
डन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दी, क्या माइनस करेंगे? टैक्स वाला डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा दिया, क्या माइनस करेंगे? रेंटल। लॉस ऑन बिल्डिंग, ये किन रूल्स के मुताबिक है? इसे भी क्या करें? उल्टा दें। अकाउंटिंग लॉस ऑन बिल्डिंग उल्टा दें। इसकी जगह टैक्स वालों को देख लेंगे क्या आ रहा है। अकाउंटिंग लॉस मैं देखा था, लेस कर दें। या भाईजान ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए चीजें लेस हुई हुई हैं, लेस हुई हुई चीज को लेस कर देंगे तो एग्जामिनर हमें लेस कर देगा। भाईजान अकाउंटिंग वालों के खर्चे ना लेस हो चुके होते हैं, उनको ऐड करके उल्टाते हैं, तो अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा दें। इज इट सो? अकाउंटिंग वालों का लॉस किसके ऊपर? बिल्डिंग पे। कितना? 10। इसे ऐड करके उल्टा दें। क्लियर यहां तक? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जी आगे चलें। ट्रेवल एक्सपेंसेस अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर लिए हैं, ये देखें 4295 में पढ़े हैं, माइनस कर लिए हैं, तो अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर लिए हैं। टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया माइनस कर लिया, तो क्या करें? इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें। अदर एक्सपेंसेस, इसकी डिटेल अदर इंफॉर्मेशन में दी हुई है, वो फिर अभी मुझे पता नहीं। एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स इनकम टैक्स होने की वजह से सेक्शन 21A की रोशनी में माइनस करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आप देखें माइनस कर लिया। क्या करते हैं? तो ये जितने भी खर्चे थे ना इन्हें उल्टाएंगे ऐड करके, तो ऐड करके इन्हें उल्टा दें। तुम बिजनेस का खर्चा नहीं हो 200। लेकिन मैं इसके साथ ना रिक्लासिफाई लिखने लगा हूं, पेपर में नहीं लिखना, रिक्लासिफाई समझने के लिए, ताकि जो है रेड मार्कर से याद रहे कि न्यूमेरिकल के एंड पे भी इस 200 का कुछ करना है। इतना टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है ना, तो ये टैक्स हमें रिक्लासिफाई कहीं करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में रिक्लासिफिकेशन के एडजस्टमेंट्स आया करेंगे, फिलहाल अभी एक ही है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग वालों का गेन ऑन फर्नीचर क्या हो चुका है? अकाउंटिंग वालों के गेन्स को कैसे उल्टाते हैं? अकाउंटिंग वालों के गेन्स को कैसे उल्टाते हैं? क्या करके? लेस करके। अकाउंटिंग गेन ऑन फर्नीचर, यह मैंने कहा 20-25 लाइनें आपने छोड़ी हुई हैं ऐड के लिए। चलिए दुनिया दिवस न करे। सैलरी इंक्लूड, सैलरी इंक्लूड, भाई ये आप लोग गप मारते हैं, बिल्कुल याद नहीं हो रहा। ये मैं आपको टेस्ट दिखाऊंगा ऑनलाइन वाले बच्चे का, कल मैंने देखा टेस्ट, तो जो इसने याद किया है वो कमाल है। यानी कि लगता है ऐसे लॉ की प्रोविजंस उठा उठा के लिख दी हैं, और सारी चीज़ों में इसने ऐसे किया है। कोई एक चीज़ नहीं है इसमें। नहीं, किताब खोल के पता चल जाएगा, किताब खोल के लिखा हो, जो उसके अल्फाज है वहाँ पे डिफरेंट है। किताब में यहाँ लिखा हुआ था बिगिनिंग ऑफ टैक्स ईयर की बजाय एक और लफ्ज़ लिखा हुआ था कमेंसमेंट ऑफ ईयर, तो उसने यहाँ बिगिनिंग का लफ्ज़ लिखा, बिल्कुल किताब खोल के नहीं लिखा। और अगर उसने किताब खोल के लिखा होता तो फिर उसके न्यूमेरिकल भी सही ना होते। हालांकि कोई सोल्यूशन अभी अपलोड नहीं हुआ था और उसने अपना सोल्यूशन कर दिया था। तो न्यूमेरिकल्स भी इसके मैं आपको दिखाऊंगा एक बच्चे के, तो न्यूमेरिकल्स में भी इसकी बिल्कुल सारी एडजस्टमेंट सही है, कोई गलती इसकी नहीं हो रही। तो ऐसी बात नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। चलें आ जाएं, आप लोगों का टेस्ट भी शायद अब डिस्कस हो जाए आपके नाम के साथ। तो ये मुझे तो बहुत बड़ी गप लगी है इस पेपर को देखने के बाद कि आप लोग कहते हैं याद नहीं होता। पता नहीं ये लोग भी हैं। अगर आपको ऑनलाइन से यकीन नहीं आ रहा तो फिजिकल वाले का आपको टेस्ट दिखा दूंगा, उसमें भी ऐसे बच्चे हैं पूरा याद किया हुआ, एज इट इज उठा के लिखी हुई उन्होंने चीज़ें। अच्छा जी, सैलरी एक्सपेंस में इस बच्चे के 65 में 61 आए हैं, जिसका मैंने आपको दिखाया। सैलरी एक्सपेंस में दो खर्चे पड़े हैं, सैलरी एक्सपेंस में दो खर्चे पड़े हैं। नंबर 1, एक खर्चा पड़ा है 50,000 का और एक खर्चा पड़ा है 75,000 का पर मंथ, पेड टू सिकंदर। याद रखिएगा सिकंदर बिजनेस का ओनर है, सिकंदर बिजनेस का। सैलरी में पड़ा है 50,000 और 75,000 पर मंथ,
किस सैलरी में? इस वाली सैलरी में। तो एक बार याद रखिएगा, जो भी चीज सैलरी में पड़ी हुई है वो पड़ी होने की वजह से लेस हो चुकी हुई है। सैलरी में 50,000 और 75,000 पड़ा है सिकंदर का, और उसके ब्रदर की तनख्वाह। सिकंदर को हमने कहा भाईजान तू बिजनेस का मालिक है, तेरी तनख्वाह का क्या मतलब है? कहता नहीं यार, कुछ थोड़ी बहुत मेरी तनख्वाह तो होनी चाहिए। हमने कहा दराज में पड़ा सारा पैसा तेरा है। कहते इसमें से हर महीने मुझे कुछ तनख्वाह लगा दो, जरा मेरा दिल लगा रहेगा। हाथ दोगी, पागल है तो तू बिजनेस का ओनर है, तेरी वही तबीयत है कि मैं तनख्वाह पे काम कर रहा हूं। बहरहाल भाईजान ये खर्चा नॉट अलाउड हो जाएगा 50,000 पे, क्योंकि सिकंदर अगर अपने आप को तनख्वाह दे रहे तो ये पैसे घर लेके जा रहा होगा, ये ड्रॉइंग होगी, इसलिए ये खर्चा क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। और सिकंदर अपने भाई को तनख्वाह दे रहे, भाई को देख लेते हैं क्यों तनख्वाह दे रहे हैं। हिज ब्रदर लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन ऑफ सिकंदर। सिकंदर दुकान पे बैठा होता है तो पीछे उसके बच्चों को देख रहा होता है, बस बैठा होता है और देख रहा होता है। नहीं, ये नहीं, लुक्स आफ्टर द एडमिन एंड फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी और फर्म, वो तो दफ्तर के काम कर रहा है। तो भाईजान ब्रो होना स्टेटस इसका हमारे लिए इरेलीवेंट है, ये हमारा नौकर है, ये नौकर है, और नौकर को हम 75,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, बिल्कुल माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला ही नहीं। ये 75,000 जो भाई को तनख्वाह दी है ये हमारा मुलाजिम है, भाई को छोड़ें लफ्ज को, ये हमारा मुलाजिम है और ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है। कहीं नहीं लिखा हुआ ये 75,000 कैश में पे हुआ है। क्या हम ऐसे सोचेंगे 75,000 रुपया तनख्वाह है, 25,000 से ऊपर है, कैश में पे हो गई है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ओके, ये नॉट अलाउड हो गया 75,000। एक बार याद रखिएगा, सैलरी में पड़े होने की वजह से ये खर्चे प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके हैं। एक बार याद रखिएगा, सैलरी में पड़े होने की वजह से ये खर्चे प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके हैं। ओके, इट यानी सैलरी, सैलरी ऑल्सो इंक्लूड 6 महीने की तनख्वाह फॉर आरजी वर्कर एस 28,000 पर मंथ पेड इन कैश। सैलरी में एक आरजी वर्कर की तनख्वाह है 28,000 रुपया पर मंथ, जो किसमें पे कर दी है? कैश में पे कर दिया है। सेक्शन 21 का एम आगे बढ़ेगा और 21 का एम आगे बढ़ के कहेगा मोहतराम होश के नाखून लो, अपने नाखून छोड़ो, होश के नाखून लो। 21 का एम कहता है ऐसी तनख्वाह जो 25,000 से ऊपर है और कैश में पे, इसे सैलरी में ना साल का टोटल नहीं देखा जाता, पर मंथ देखा जाता है, 25,000 पर मंथ। अब इस तरह का सवाल अगर पेपर में आता है तो कल मैं देख रहा था कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है एज इट इज पेड इन कैश, सो मिसाल दे रहा हूं, एज इट इज पेड इन कैश सो इट इज नॉट अलाउड, और कुछ ने लिखा हुआ है एज इट इज पेड अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और डायरेक्ट ट्रांसफर देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड। तो इस ये दूसरे वाले बच्चों को सही मार्क्स मिलते हैं। तो आप बता दें ये 25,000 इज पेड अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल या डायरेक्ट ट्रांसफर, देयरफॉर दिस इज नॉट अलाउड। ये 28,000 रुपए की तनख्वाह कैश में पे करना जुर्म है। तो बता दें ये 28,000 अलाउड होगा नॉट अलाउड होगा? नॉट अलाउड होगा। अब इसको मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं 75,000 को, और ये खतरनाक चीजों को मैं स्काई ब्लू कर रहा हूं, क्योंकि दो चीजें मेरी नॉट अलाउड हैं। लेकिन याद रखिएगा तीनों सैलरी में पड़े होने की वजह से माइनस हो चुकी हुई हैं। लेकिन ये ना कहिएगा सैलरी 300 की है तो इसमें बड़ी बड़ी चीजें कैसे पड़ी हो सकती हैं। ये सैलरी 300 नहीं है, ये 3 मिलियन है। तो सैलरी में ये 3 खर्चे पड़े हैं, जो खर्चे अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर रही हैं सैलरी में डाल के, और टैक्स वाले कह रहे हैं माइनस नहीं कर सकते, उन्हें क्या करें? अभी बताया था नॉट अलाउड खर्चों को ऐड करते हैं। सैलरी ऑफ सिकंदर, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 21 के एच में कि घर के खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये आप मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा कि आपने पेपर में भी लिख के आना है। तनख्वाह कितनी है इसकी? 50,000 ज़रब 12, 6 लाख आएगा, लेकिन उसे हम राउंड करके 600 लिखेंगे। लिख लें जी, सिकंदर की सैलरी 6 लाख रुपया बिजनेस का खर्चा नहीं है, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी हुई थी, इसको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। चलें आगे। 75,000 रुपया सिकंदर के भाई की तनख्वाह है, सैलरी में पड़े होने की वजह से खर्चे के तौर पर बुक होके माइनस हो चुकी हुई थी। टैक्स वालों ने कहा अच्छा किया माइनस कर लिया, क्या करें? इग्नोर कर दें। सैलरी ऑफ ब्रो इग्नोर कर दो, क्योंकि इट इज पहले ही माइनस हो चुकी है, अलाउड है। लेकिन शो तो कर देना, घर वाले घर में शो नहीं करने देते, पेपर में तो शो कर देना, तो सारी शो करने आए होते हैं, तो इसलिए शो कर दें इसको। अच्छा टेस्ट में भी था, इधर तो नहीं है। सवाल के एंड में ना एक लाइन डली होती है जो लाभ के साथ वाले का भला करे।
सवाल के नीचे एक लाइन डली होती है, शो ऑल एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। शो करने होती हैं चीजें, तो पेपर में शो करने के लिए जाना है आपने, इसलिए मैंने भी शो कर दिया। चलें जी, आरजी वर्कर को तनख्वाह 12 महीने की नहीं है पुत्र, आरजी वर्कर की 6 महीने की तनख्वाह है। तो 6 महीने की तनख्वाह हो या 12 की तनख्वाह हो, कैश में पे करना जुर्म है। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए तनख्वाह माइनस हो चुकी हुई है सैलरी में पड़े होने की वजह से, तो नॉट अलाउड है, टैक्स वाले इसको माइनस नहीं करने देंगे। हम माइनस कर चुके हैं, इसे ऐड कर दें। सैलरी ऑफ हमारा भालू वर्कर 28,000 ضرب 6, 168,000 आ रहा था, लेकिन हमने राउंड करके 168 लिख लिया। और सैलरी ऑफ वर्कर के आगे हमने लिखा सेक्शन 21 का एम एंड एम। यस इट इज नॉट अलाउड। ओके, कितना घर से करके आए थे न्यूमेरिकल? 1, 1.5, पौने 2। उधर से भी एक हाथ खड़ा किया स्टूडेंट ने। ये वो जो कहते थे हम आगे वाला भी पढ़ लेते हैं, वो बचपन में पढ़ते थे, अगले दिन वाला भी पढ़ के आते थे। अच्छा, टीचर से पूछ रहे थे कल क्या पढ़ाने में, जरा पढ़ाऊं। कल सेक्शन 76 में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। पॉइंट 2, टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस कितना है जी? 50 और 60। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन ऐड कर चुके हैं, तो आप इन दोनों को क्या कर दें, लेस। टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन थोड़ी सी बाहर लेस में भी लगाए ना, और टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस माइनस कर दें। ये किसके मुकाबले में आके खड़े हो गए हैं? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के मुकाबले में। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के मुकाबले में टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउंस आके माइनस होगी। जी, वो फेस पे आ रही हैं, उतनी ज्यादा होती हैं उनको। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 भाईजान, ये आपको मैंने कल बता दिया था, लीज रेंटल पेड। मैंने कहा था अगर आपको एसेट लीज पे ले लें तो उसकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा देने, और इसकी जगह माइनस क्या कर देने हैं, रेंटल इसकी जगह माइनस कर देने, क्योंकि टैक्स वाले रेंट माइनस करने देते हैं। जी, रेंटल बताएं। 75। तो जब भी एसेट लीज पे लिया जाए तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टेगा, रेंटल माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट, a building having tax वालों की WDV of 35 of 40, a building having tax वालों की WDV of 40 is sold for 90। ये 90 की बिक गई। Its cost at the time of purchase was 70। जब वो खरीदी गई थी तो इसकी कॉस्ट कितनी थी? 70 की थी। टैक्स वालों का गेन लॉस ऑन बिल्डिंग, आमतौर पे तो गेन लॉस का फॉर्मूला ये होता है, कंसिडरेशन है 90 और WDV है 40, तो 90 माइनस 40। लेकिन ये जनरल रूल है, यहां जनरल रूल नहीं लगेगा, यहां लगेगी एक्सेप्शन। जब कभी बिल्डिंग बिक जाए और कंसिडरेशन कॉस्ट से ग्रेटर हो तो फॉर्मूला WDV का क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ऐसा ही है, WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड कर देंगे और कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख देंगे। क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है? क्या कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ रही है? तो अजीब सा रूल लगेगा। 4 एक्सेप्शंस पढ़ी थी उस चैप्टर में, अजीब सा रूल लगेगा। BV का फॉर्मूला एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करके क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या कोई बता सकता है कि कॉस्ट सवाल में कितनी है? 70। सवाल में 70, और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है कॉस्ट माइनस DV।
कॉस्ट माइनस बीवी, कॉस्ट माइनस बीवी, वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड, बबलू ऊपर, वेयर द कंसिडरेशन, ऊपर ऊपर देखें, वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग एक्सीड द कॉस्ट, द कंसिडरेशन को लिख लें किसकी जगह, कॉस्ट की जगह, यही करते थे। सही, ये 30 का गेन आ गया किन की नजर में, टैक्स वालों की नजर में, नोट कर लें। ओके, उधर ही रखो। वो तो 1000 रहेगी। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि टैक्स वालों का गेन क्या करते हैं। टैक्स वालों का गेन सोच के काफी क्लासें होगी अब तुम्हारी। टैक्स वालों का गेन ऐड करते हैं, तो टैक्स वालों का गेन 30 आगे, इसे क्या कर दें, टैक्स गेन किसके ऊपर, बिल्डिंग पे। चलिए आगे पढ़ें जी, आगे ले आओ इधर। फर्नीचर हैविंग, उधर कर दो, कुछ लोग देख रहे हैं, इधर कर दो, कुछ लोग पढ़ाना चाह रहे हैं। फर्नीचर हैविंग टैक्स वालों की WDV ऑफ 35 इज एक्सपोर्टेड फर्नीचर हैविंग टैक्स वालों के पहाड़ों से वापस आ जाएं, सीए के फर्नीचर हैविंग टैक्स वालों के WDV ऑफ 35 इज एक्सपोर्टेड अगेंस्ट अ कंसिडरेशन ऑफ 70, इट्स कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज वाज 50। फिलहाल कॉस्ट को इग्नोर करें, मुझे नॉर्मल फॉर्मूला बताएं गेन लॉस निकालने का। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, फाड़ ले बंदा जुती ते ला ले बंदा जुती ते लाए अनु। टैक्स वालों का गेन लॉस, जनरल फॉर्मूला भाईजन कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट नहीं होती, कंसिडरेशन माइनस बीवी होती है, और वो भी टैक्स वालों की WDV। कंसिडरेशन बोले, वो कंसिडरेशन बोल रहा है, 70 बोलना था, 70 बीवी 35, 70 माइनस 35, ये तो जनरल रूल है, ये तो जनरल रूल है। लेकिन तुम्हें याद हो कि ना याद हो, सेक्शन 22 में हमने पढ़ा था कि अगर एसेट एक्सपोर्ट हो जाए, वेयर एन एसेट इज एक्सपोर्टेड, तो हमने कॉस्ट कंसिडरेशन को काट के यहां कॉस्ट लिखा था, ऐसा ही है। तो अब इसको काटें, बाइट करें BIT, और काट के यहां क्या लिख दें, ये 4 एक्सेप्शंस में से एक्सेप्शन है ना, एक्सपोर्ट वाला सिनेरियो है ना, सेक्शन 22 का 14 लग रहा है ना, ऐसा ही है ना, कितना हो गया 50, ये वो अजीब सा रूल है। 15, ये 15 क्या आ गया है, टैक्स वालों का गेन। टैक्स वालों का गेन क्या होता है, टैक्स वालों का एड, गुड, एड बोलो। अच्छा, जरूरी नहीं कि अकाउंटिंग वालों का लॉस आए तो टैक्स वालों का भी लॉस आए, हो सकता है अकाउंटिंग वालों का लॉस है, टैक्स वालों का गेन आए। तो टैक्स वालों का गेन किसके ऊपर, फर्नी, मैं लिख लेता हूं 15। आप बोलने की भी जहमत ना किया करें, आप लोग बस आ जाया करें, यही आपका एहसान है। डन। टैक्स वालों का गेन क्या होता है, जल्दी 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 बताएं, ऐड होता है।
जी भाईजान। अच्छा आप मुझे बता दें, नॉट अलाउड्स को क्या करना होता है हमने? ऐड। और अलाउड माइनस हो चुके होते हैं। टैक्स वाले क्या कहते हैं? अच्छा किया माइनस कर लिया, तो उनको इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, अदर एक्सपेंसेस में पेनल्टी पड़े होने की वजह से पेनल्टी माइनस हो चुकी है, लेकिन टैक्स वाले कहेंगे पेनल्टी माइनस करने की इजाजत, इसलिए पेनल्टी को क्या कर दें? ऐड कर दें। कितनी? जल्दी जल्दी। पेनल्टी 21 का जी, नॉट अलाउड है। खर्चों में पड़े होने की वजह से कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड माइनस हो चुका है, टैक्स वाले कहेंगे ये माइनस करने की इजाजत, इसको क्या कर दें? ऐड कर दें। इक्कीस का ई, खर्चों में पड़े होने की वजह से अनअप्रूव्ड माइनस हो चुका है, टैक्स वाले कहेंगे अनअप्रूव्ड है इसलिए माइनस करने की इजाजत नहीं है, तो अब माइनस हो चुका है तो क्या कर दें? अच्छा घर में जाके कोई एक दो चीज समझना है ना एडलेस, तो परेशान नहीं होना, अगले दिन आके बस पूछ लेना है। उससे कोई एक दो चीज आपको समझना है वो आप अगले दिन आके पूछ लेंगे, लेकिन मेजोरिटी चीजें आपको अल्लाह का शुक्र है पता चल जाएंगी। ओके, ये जरा फिक्रा पढ़िएगा, ग्रीन में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अदर एक्सपेंसेस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पूरी कॉस्ट पड़ी है। जैसे कल आपको कराया था ना, एक्सपेंसेस में फर्नीचर की पूरी कॉस्ट पड़ी है, तो कॉस्ट को उल्टा के हमने डेप्शन माइनस कर दी थी, और ये रूल पढ़ा था कल। ये देखें रूल आपकी आंखों के सामने। एसेट बॉट, एसेट खरीदा बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज एन, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से किसमें डाल दिया? एक्सपेंस में। एसेट की कॉस्ट एक्सपेंस में जाती है या नहीं जाती? अगर एक्सपेंसेस में चली गई है तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी है? लेस हो चुकी है। पूरी कॉस्ट को पकड़ के इसकी जगह टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी। ओए होए 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 होए, एक्सपेंसेस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, और ये गलती याद रखिएगा खरीदने वाले साल में होती है। जिस साल आप खरीदते हैं ना सॉफ्टवेयर, उस साल ये गलती होती है। और रेक्टिफिकेशन का शायद आप टॉपिक पढ़ें, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, उसमें टीचर पढ़ाते हैं कि कोई प्लांट टाइप चीज खरीदी उसको एक्सपेंस में डाल दिया, तो ये उस टाइप की एरर है। तो एक्सपेंसेस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब पूरी कॉस्ट को एक्सपेंसेस में डाल दिया। आप बता दें क्या करें? कॉस्ट पूरी को खर्चों में बढ़ने की वजह से माइनस हो चुकी है, कॉस्ट को ऐड कर दें। जगह नहीं है मेरी, इधर लिख रहा हूं मैं। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको ऐड कर दें। कितनी? और इसकी जगह टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर लें। अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड किस साइन से होनी चाहिए? वैसे लेस के साथ। अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड किस साइन से होनी चाहिए? ये ऐड वाली जगह चल रही है अभी, समझ रहे हैं? टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, कॉस्ट बोले 30, लाइफ 30 डिवाइडेड बाय 5। और भाईजान इंटेंजिबल है, हार्डवेयर नहीं है। सबर वो तो मैं कर रहा हूं, ये सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के लिए 30% ना बोले खुदा के लिए, ये टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है। और मई और जून इस्तेमाल हुआ है, तो कितने दिन? 61 डिवाइड 2 महीने, 2/12 करूं? 2/12 नहीं करना, नंबर ऑफ डेज बेस पे करना है। 61 मेरे ख्याल से ना 365 ना लिखें, 366 लिख दें, क्योंकि ये लीव का साल है ना 2024 वाला, तो फरवरी में 29 दिन होंगे ना, तो इसलिए 366 लिखना बेहतर है। क्या उल्टा के क्या माइनस किया है? क्या उल्टा के क्या माइनस किया है? अकाउंटिंग वाले कॉस्ट को रिकॉर्ड कर चुके थे, उसे उल्टा दिया, उसकी जगह टैक्स और अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी। चलें जी आगे बढ़ें। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक अंदाजा होता है या एक्चुअल नुकसान होता है? अंदाजा होता है। ये कल मैंने आपको बता दिया था नॉट अलाउड है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट नॉट अलाउड है क्योंकि ये एक अंदाजा होता है। जी कितना? 25। हाँ वो मैंने देख ली।
नेक्स्ट, यार ये जो डैमेजेस या फाइन है, ये आपने हुकूमत को जमा करवाया या हुकूमत के अलावा किसी को? हुकूमत के अलावा किसी, तो ये माइनस करने की इजाजत है? खर्चों में पड़े होने की वजह से माइनस, तो टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया। अब क्या करें? इग्नोर कर दें, अलाउड को इग्नोर करना है। क्या चीज है? डैमेजेस, इग्नोर कर दें। मैंने कहा था ना एड में जगह छोड़नी है ज्यादा। ओके, आगे चलें। इलेक्ट्रिसिटी बिल घर के बिजनेस का खर्चा है, घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस का खर्चा है, खर्चों में पड़े हुए तो माइनस हो चुके हैं। क्या करते हैं सही करने के लिए? ऐड करते। तो ये नॉट अलाउड है, इसको भी क्या कर देंगे? तो नॉट अलाउड वालों को क्या करते हैं? ऐड। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स किसके? घर के। जी कितना? आसान है ना सारा। नॉट अलाउड को बस ऐड करते जा रहे हैं और अलाउड को इग्नोर। आगे नहीं, क्या मुश्किल लग रहा है? नहीं मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, आप लोगों को मुरव्वत में बात नहीं बतानी। वो चार मोटे मोटे रूल पढ़ लिए थे ना यार। हदों की इतनी ज्यादा चीजें आपको पता है। काउंटिंग एक्सेप्शन उठानी है, काउंटिंग अमोर्टाइजेशन उठानी है, टैक्स एक्सेप्शन रिकॉर्ड करनी है, टैक्स एक्सेप्शन माइनस करनी है, पता ना ये सारी चीजें, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 7, रेवेन्यू में क्या पड़ा है? जल्दी जल्दी जल्दी, रेवेन्यू में क्या पड़ा है? 75। कौन सा? चाइना वाला मिस कर गया हूं। ये 15,000 पे चाइना में आपने रिसर्च की थी, इसलिए माइनस करने की इजाजत नहीं है कि ये पाकिस्तान में नहीं की। कितना? 15। तो ये नॉट अलाउड है। जबरदस्त यार उस क्लास से भाई, एक बोले इधर कोई नहीं। अच्छा आप बोलने लगे थे, चुप थे। ठीक है, मेहरबानी। पॉइंट भी डबल आए। रेवेन्यू में 75,000 पड़ा है जो रिकवर किया है मोइन से। मुझे बताएं काउंटिंग वालों ने इनकम में डाला कितना है? 75,000। बेडेट रिकवर किया है मोइन से, तो अकाउंटिंग वालों ने इनकम में कितना डाल दिया है? इसको उल्टा के एक फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इसको उल्टाएं, फिर एक फॉर्मूला लगाएं। ये कौन सी वाली बैड डेट रिकवरी है? जल्दी जल्दी जल्दी। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी। इसे क्या कर दें? उल्टा दें। इसकी जगह, अच्छा वैसे बैड डेट रिकवरी रेवेन्यू में नहीं पड़ी होनी चाहिए, इनकम के नाम से पड़ी होनी चाहिए। चले रेवेन्यू में पड़ी हुई थी, इनकम में पड़ी हुई थी ना, रेवेन्यू भी पॉजिटिव चीज ही है, तो बैड डेट रिकवरी उल्टा दी। रेवेन्यू में 75 रिकवर हुआ है बैड डेट रिकवरी की मद में। एक्चुअल बैड डेट कितना था, लेकिन टैक्स वाले ने कितना माइनस करने दिया था? अब ये डेटा किस में लेके जाएंगे? फॉर्मूले में। और फॉर्मूला क्या है? वर्किंग नंबर 4। क्या निकालने लगे हैं? टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। जी भाई जान, अमाउंट रिसीव्ड बोलें। अमाउंट रिसीव्ड 75 लेस एक्चुअल बैड डेट बोलें 80, प्रीवियसली अलाउड 45। कितना? जवाब ये टैक्स वालों की क्या आ गई? बैड डेट रिकवरी। इसे क्या करना चाहिए वैसे टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी को? लेकिन पहले अकाउंटिंग वालों की उल्टानी थी, उल्टानी भूलना चाहिए अकाउंटिंग वालों की। मैंने उल्टा दी है वैसे। पहले अकाउंटिंग वालों की उल्टानी है और फिर किसके वाले रिकॉर्ड करनी है? टैक्स वालों। डन। अब टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी ऐड कर दें। कितनी? 40 ऐड करनी है, लेस कितनी? किसके वाली उल्टा दी? अकाउंटिंग वालों की। किसके वाले रिकॉर्ड कर दी? टैक्स वालों की। एंड इन द लास्ट, उधर रखो कैमरा।
2024। क्रेडिटर क्या होते हैं? पेएबल होते हैं ना, या पेएबल या अनपेड, जो भी आप इसे कह दें। क्रेडिटर का मतलब होता है पेएबल्स। पेएबल्स में 6000 रेंट पेएबल पड़ा है, अभी तक पड़ा है। पेएबल में 6000 रेंट पेएबल पड़ा है, विच वॉज अलाउड एज डिडक्शन, जो के खर्चे के तौर पे माइनस करने दिया गया था ऑन एक्रूअल बेसिस, यानी पे नहीं हुआ था, पे नहीं हुआ था अभी। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट अगेंस्ट द इनकम ऑफ 2020। 6000 पे अभी तक पेएबल हैं 2020 वाले, where a deduction is allowed for an expenditure and the person has not paid the liability within 3 years from the end of the year to which deduction relates, the unpaid amount will be added in income in the year in the first year following the end of 3 years। याद आ गया? तो ये वो वाला पॉइंट है। इंग्लिश दोबारा पढ़ लें इसकी। क्रेडिटर में पड़ा है रेंट पेएबल, जो कि खर्चे के तौर पे माइनस करने दिया गया था 2020 में। तो 2020 में आपने बेनिफिट ले लिया इसका, खर्चा बुक करके। खर्चा बुक करके बेनिफिट इसलिए मिलता है कि प्रॉफिट कम हो जाते हैं ना आपके, टैक्स कम देते हैं। तो 2020 में खर्चे के तौर पे माइनस कर लिया। 2021 के एंड पे शहबाज शरीफ का फोन आया, पे कर दिया। 22 के एंड पे पे कर दिया, नहीं किया। 23 के पे कर दिया, नहीं किया। 24 के एंड पे इट इज स्टिल इंक्लूडेड इन पेएबल, अभी तक पे नहीं किया। बस बहुत हो गया, सजा दे दें। Where a deduction is allowed for an expenditure and the liability is not paid in 3 years from the end of the year to which it relates, the unpaid amount shall be added in income in the first year following the end of shall be added in income। ये सजा दें। ऐड करूं या लेस करूं? अब 24 में खड़ा हूं, ऐड कर दें। तो ये प्रोविजन हमने पहली दफा न्यूमेरिकली देखी है। अनपेड क्रेडिटर कितना? 6। चलिए ये टैक्स इंशाल्लाह कल निकालेंगे, आप ट्राई करके आइएगा टैक्स निकालने, और टैक्स निकाल के ना ये 200 रुपये माइनस भी कर दीजिएगा, लेकिन टेबल 1 2 भी देख लीजिएगा कैसे लगाना है, तो वो इंशाल्लाह कल करेंगे। टोटल 1 ऊपर से यहाँ पे चलना है, पता चले कि 2-3 फिक्रें इधर से करा के करा दें। कोई 2-3 बंदे रख लें क्लास में कैलकुलेशंस के लिए। 19 नहीं, ऑनलाइन वाले आ जाएं, तशरीफ ले आए, वही करवा दें। उधर से कोई बोल दे 19, 2-3 शहादतें आने तो फिर मैं लिखूंगा 19687। हाँ सही है ये फिगर, ठीक है जी। ओवर। अब आप इसको तसल्ली से एक दफा न्यूमेरिकल को करें, एडलेस वाली चीजें देखें, फिर जो समझ नहीं आई कल इनको दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा ये वैसे जो न्यूमेरिकल है, अगर मैं ये ना भी कराता तो आधा हो जाना था आपका, आधा। अच्छा आने वाले दिनों में आप जो अगले न्यूमेरिकल होंगे वो तो आधे हो जाने चाहिए ना। अब तो एक मेथोडोलॉजी समझ आ गई। भाई कह रहे मेरे तो सारा हो जाना चाहिए था, मैंने तो खुद नहीं किया जी। ओवर करो।